इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, बिल्कुल सही होगा। और नायलॉन की एक और विशेषता है, ये पहला संश्लेषित रेशा है और ये प्रसिद्ध है अपनी मजबूती के लिए। रेयॉन का स्रोत क्या है? अच्छा, ठीक। हाँ, रेयॉन का स्रोत काष्ठ लुगदी है और लकड़ी चूंकि प्राकृतिक पदार्थ है इसलिए इसको अर्ध संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। कहीं कहीं पर तुमको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि पहला संश्लेषित रेशा रेयॉन है, क्योंकि नायलॉन से पहले इसको बनाया गया था। लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से कृत्रिम भी नहीं है इसलिए हम लोग पहला संश्लेषित रेशा अधिकतर नायलॉन को ही बताते हैं। पॉलीकॉट मिश्रण होता है। पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? कोई बता सकता है? पॉलिएस्टर और ऊन नहीं, इसके नाम से ही तो पता चलता है। पॉली से पॉलिएस्टर और कॉट से कॉटन, तो कॉटन का मतलब सूती, तो सही उत्तर होगा इसका पॉलिएस्टर और सूती। निम्नलिखित में कौन उष्मा सुघट्य प्लास्टिक यानी थर्मोप्लास्टिक है? नहीं, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। क्या होना चाहिए यहाँ? पॉलीथीन। मेलामाइन और बेकेलाइट दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक हम जिसको आसानी से गर्म करके मोड़ सकते हैं, और उष्मा दृढ़ या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार सांचे में ढाल दिए तो फिर से उसको चेंज करना आसान नहीं होता है। इनमें से कौन दिखने में रेशम की तरह होता है? रेशम के जैसा कौन सा रेशा है? हाँ, रेयॉन, बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनमें से कौन खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? बेकेलाइट। अच्छा, क्यों इसका उपयोग खाना पकाने के बर्तन के हत्थे बनाने में करते हैं? यह उष्मा का कुचालक है, यह गर्म नहीं होता है जिससे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। स्वेटर, शॉल, कंबल आदि किस रेशे के बने होते हैं? कोई बताओ? नहीं, रेयॉन रेशम के जैसा रेशा है। यहाँ हमको कैसा रेशा चाहिए? ऊन के जैसा, तब ना स्वेटर, शॉल और कंबल बनेगा। और ऊन के जैसा होता है एक्रिलिक। इनमें से कौन एक अर्ध संश्लेषित रेशा है? अर्ध संश्लेषित रेशा। और कोई? मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्से बनाने में किया जाता है। नायलॉन। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है, हाँ, जैव निम्नीकरणीय। जिसका आसानी से अपघटन हो जाए और जिसका आसानी से अपघटन नहीं होता है
उसको जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण प्लास्टिक। निम्नांकित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? तीसरा कपास संश्लेषित है। तो एक एक करके सब बोल दोगे। क्या होना चाहिए? दूसरा पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट। अच्छा, पीवीसी का पूरा नाम कोई बता सकते हो? पॉलीवाइनल क्लोराइड। हाँ, जो चापाकल में प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ है या तुम्हारे घरों में जो नल जुड़ा रहता है जिस पाइप से, वह पीवीसी का पाइप है। किस रेशे को इंग्लैंड में टेरिलिन, अमेरिका में डेक्रोन और भारत में टेरिन कहा जाता है? पॉलिएस्टर। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? रेयॉन नहीं, क्या होगा? नायलॉन। अभी कुछ देर पहले हम बताए तुमको, यहाँ प्रश्न देखो, पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। रेयॉन पहले आया लेकिन वह अर्ध संश्लेषित रेशा है, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा नायलॉन। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? क्या बोला? नायलॉन सही होगा। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? कोई बताओ? मेलामाइन। दमकल कर्मचारी का मतलब आग बुझाने वाला कर्मचारी, उसके कपड़े पर मेलामाइन का परत होता है और मेलामाइन अग्निरोधी है, उसमें आग नहीं पकड़ता है, इसलिए दमकल कर्मचारी के कपड़ों पर मेलामाइन की परत होती है। कृत्रिम रेशे किससे बनाए जाते हैं? रासायनिक पदार्थों से। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? क्या होगा? नायलॉन। कृत्रिम रेशों को और किस नाम से जाना जाता है? मानव निर्मित रेशे। कृत्रिम रेशे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नहीं, बहुलकीकरण। कृत्रिम रेशों का कच्चा माल मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? कृत्रिम रेशों का कच्चा माल मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? कोई बताओ? पेट्रोलियम से। बैठ जाओ। मानव द्वारा बनाया गया पहला कृत्रिम रेशा कौन सा था? नायलॉन। रेयॉन को किस नाम से भी जाना जाता है? रेयॉन को और किस नाम से जानते हैं? नहीं, कोई बताओ? कृत्रिम रेशम। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है? जूट।
कृत्रिम रेशे बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कहते हैं बहुलक। स्वेटर और शॉल बनाने में सामान्यतः किस कृत्रिम रेशे का प्रयोग होता है? तीसरा नाम बोलो। एक्रिलिक। कृत्रिम रेशे सामान्यतः कैसे होते हैं? मजबूत और टिकाऊ। मजबूत और टिकाऊ। पॉलिएस्टर का उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? बोतल और कपड़े बनाने में। कृत्रिम रेशों में सिलवटें आसानी से क्यों नहीं पड़ती? सिलवटों का अर्थ समझ रहे हो ना? कप नहीं, ऐसे यहाँ सही उत्तर होगा वे लचीले होते हैं। सिलवट समझ रहे हो? कपड़ा धोने के बाद जब निचोड़ते हैं और फिर जब सूख गया उसके बाद देखा होगा कि कपड़ा में लाइन लाइन का निशान बन जाता है, वही कहते हैं कपड़ों में सिलवटों का पड़ना। तो प्रायः कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों में सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती हैं। नायलॉन का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? रस्सियां और पैराशूट। कोई ये बता सकते हो क्यों रस्सी और पैराशूट बनाने में इसका उपयोग करते हैं? क्योंकि यह बहुत अधिक मजबूत होता है। कृत्रिम रेशों की एक हानि क्या है? कृत्रिम रेशे आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। आग लगने पर कृत्रिम रेशे आग लगने पर कृत्रिम रेशे पिघलकर त्वचा से चिपक जाते हैं। ऊन जैसा दिखने वाला कृत्रिम रेशा कौन सा है? एक्रिलिक। प्राकृतिक रेशों की तुलना में कृत्रिम रेशे अधिक पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे कृत्रिम रेशों को अधिक पसंद क्यों किया जाता है? महंगा होगा इसलिए उसको अधिक पसंद करेंगे। क्या होना चाहिए? आसानी से रखरखाव योग्य होते हैं। कृत्रिम रेशों के बारे में कौन सा कथन सही है? इन्हें मानव बनाता है। कृत्रिम रेशों का सबसे प्रमुख गुण क्या है? अधिक मजबूती। कृत्रिम रेशे सामान्यतः कैसे होते हैं? हल्के और मजबूत। कृत्रिम रेशों की जल अवशोषण क्षमता कैसी होती है? बहुत कम। ये बहुत कम पानी सोखते हैं, यही कारण है कि ये जल्दी सूख जाता है। कृत्रिम रेशे जल्दी क्यों सूख जाते हैं? वे कम पानी सोखते हैं। खेलों के कपड़ों में कृत्रिम रेशों का प्रयोग क्यों किया जाता है?
वे जल्दी सूख जाते हैं। कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। अधिक टिकाऊ होते हैं। कृत्रिम रेशों का रखरखाव कैसा होता है? बहुत कठिन होता तो लोग इतना पसंद उसको नहीं करता। आसान। अभी कुछ देर पहले भी ये प्रश्न आया था। निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशों का गुण नहीं है? जैव अपघटनीय होना। कृत्रिम रेशे आग के संपर्क में आने पर पिघलकर त्वचा से पिघलकर त्वचा से चिपक चिपक जाते हैं। जाते हैं। कृत्रिम रेशों में रंग लंबे समय तक टिकता है। कृत्रिम रेशों की सतह कैसी होती है? चिकनी। कृत्रिम रेशों से बने कपड़े सामान्यतः लंबे समय तक लंबे समय तक चलते चलते हैं। हैं। कृत्रिम रेशों की एक बड़ी कमी क्या है? बड़ी कमी या दोष अपघटित न होना। वर्षा के मौसम में कृत्रिम रेशों के कपड़े क्यों उपयुक्त होते हैं? वे जल्दी सूखते हैं। कृत्रिम रेशे कीटों द्वारा बिल्कुल नष्ट नहीं होते हैं। प्राकृतिक रेशा से बना कपड़ा में कीड़ा ज़्यादा लगता है। अगर ऊन से बना कपड़ा है, अगर बिना उसको तुम नेफ्थलीन की गोली या कपूर के गोली के रखो तो कीड़ा उसको बहुत जल्दी खा जाता है। कृत्रिम रेशों में धुलाई के बाद सिलवटें नहीं पड़ती हैं। कृत्रिम रेशों की कौन सी विशेषता उन्हें लोकप्रिय बनाती है? टिकाऊपन और आसान रखरखाव। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? कृत्रिम या मानव निर्मित। प्लास्टिक का मुख्य कच्चा माल क्या है? पेट्रोलियम। प्लास्टिक मुख्यतः किससे बने होते हैं? कोई बताओ? बहुलक। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? अभी कुछ देर पहले भी बताए हैं। बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। पीवीसी और पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक की विशेषता क्या है? तीसरा नंबर गर्म करने पर नरम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? बेके लाइट। दो नाम याद रखो, यही ज़्यादा है।
बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। पीवीसी पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? बिजली के स्विच और प्लग। क्यों? तो पहला तो ये कि ये विद्युत का कुचालक है, और दूसरा अगर किसी कारण से थोड़ा गर्म भी हो जाए तो इसका आकार बदलता नहीं है। मेलामाइन का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? बर्तन और फर्श टाइल्स। प्लास्टिक का कौन सा गुण इसे उपयोगी बनाता है? मतलब प्लास्टिक जल्दी जल्दी टूटता है इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। जंग न लगना। प्लास्टिक का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हाँ, अपघटित न होना। ठीक बोला। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय नहीं है? पॉलीथीन। प्लास्टिक को जलाने से क्या समस्या होती है? विषैली गैसें निकलती हैं। पॉलीथीन बैग के अधिक उपयोग से क्या समस्या होती है? दूसरा नंबर। जल निकास में रुकावट। पॉलीथीन जो कि आसानी से सड़ता गलता नहीं है, अगर कहीं नाली में आ गया तो उसको जाम कर देता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन कौन सा है? कोई बताओ। प्लास्टिक लंबे समय तक बने रहते हैं। प्लास्टिक को वरदान और अभिशाप क्यों कहा जाता है? उपयोगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, वरदान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत उपयोगी है, और अभिशाप इसलिए क्योंकि यह पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। खाद्य पदार्थ रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग क्यों किया जाता है? यह अभिक्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक कचरे को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कम उपयोग में पुनः चक्रण। कम उपयोग करना और पुनः चक्रण करना। प्लास्टिक को पसंदीदा पदार्थ क्यों कहा जाता है? यह हल्का, मजबूत और सस्ता होता है। यह हल्का है, मजबूत है और सस्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लास्टिक में पाया जाता है? जंग न लगना। प्लास्टिक सामान्यतः किसके खराब चालक होते हैं? प्लास्टिक
किसका कुचालक है? विद्युत। प्लास्टिक के बर्तन रसोई में क्यों उपयोग किए जाते हैं? वे हल्के और टिकाऊ होते हैं। प्लास्टिक का उपयोग तारों की कोटिंग में क्यों किया जाता है? तारों की कोटिंग समझ रहे हो ना? जैसे जो तार हम लोग बिजली लाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहता है, तो वही तारों की कोटिंग हुआ, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक पानी से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि वह नहीं, क्या होना चाहिए? जल रोधक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का उपयोग है? बर्तन और खिलौने बनाना। प्लास्टिक के बैग लोकप्रिय क्यों हैं? हल्के और सस्ते होते हैं। प्लास्टिक का एक मुख्य नुकसान क्या है? अपघटनीय नहीं होता है। प्लास्टिक का उपयोग खाद्य पदार्थों को रखने में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अभिक्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का गुण नहीं है? जंग लगना ये प्लास्टिक का गुण नहीं है। प्लास्टिक का प्रयोग अस्पतालों में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। प्लास्टिक के खिलौने बच्चों के लिए क्यों पसंद किए जाते हैं? हल्के और सुरक्षित होते हैं। प्लास्टिक किस कारण से लंबे समय तक उपयोग में रहता है? टिकाऊ होता है। प्लास्टिक से बनी वस्तुएं क्यों नहीं सड़ती? क्योंकि वे अपघटनीय नहीं होती। प्लास्टिक का उपयोग फर्नीचर में क्यों बढ़ रहा है? हल्का और मजबूत होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्लास्टिक को धातु से बेहतर बनाती है? बताओ। जंग न लगना। प्लास्टिक को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है क्योंकि वह प्लास्टिक के किस गुण के कारण इसे अलग आकारों में ढाल सकते हैं? बताओ, कोई बताओ। लचीला होता है। प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग में क्यों किया जाता है? हल्का और जलरोधक होता है। प्लास्टिक के अधिक उपयोग से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है?
पर्यावरण प्रदूषण। जैव अपघटनीय पदार्थ वे होते हैं जो जैव अपघटनीय जैव अपघटनीय प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है, नष्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? क्या होना चाहिए, बाकी कोई बताओ। प्लास्टिक की थैली। प्लास्टिक को जलाना हानिकारक क्यों है? यह जहरीली गैसें छोड़ता है। प्लास्टिक जलाने पर कौन सी गैसें निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और विषैली गैसें। मिट्टी में डाला गया प्लास्टिक कचरा मिट्टी की उर्वरता घटाता है। प्लास्टिक कचरे का पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई बताओ। दम घुटने या मृत्यु का कारण। प्रायः अगर तुम कोई खाने का सामान प्लास्टिक में पॉलीथीन में लाते हो, कुछ खाया कुछ उसमें बचा हुआ है, उसको फेंक देते हैं हम लोग। तो कोई जानवर उसको खा रहा है तो खाते खाते प्लास्टिक भी खा जाता है और वह अंदर जाकर उसके पूरे पाचन तंत्र को अवरोधित कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु तक हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियां पशुओं के लिए खतरनाक क्यों होती है? पशु उन्हें भोजन समझ लेते हैं। जब प्लास्टिक कचरा जल स्रोतों में पहुंचता है तो जलीय जीवों को हानि होती है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में कौन सा उपाय सहायक है? प्लास्टिक का पुनः चक्रण। कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लास्टिक प्रबंधन। 3R भी है, 4R भी है और 5R भी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक आसानी से पुनः चक्रित किया जा सकता है? किस प्लास्टिक को आसानी से पुनः चक्रित कर सकते हैं? कोई बताओ। थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक की थैलियों का पर्यावरण अनुकूल विकल्प क्या है? अनुकूल विकल्प का मतलब कि प्लास्टिक की थैली के जगह पर हम किसका प्रयोग करें ताकि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो? कपड़े की थैली। प्लास्टिक कचरा नालियों को बंद कर देता है, जिससे नाली अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा? पानी बढ़ेगा और उसको क्या कहेंगे हम लोग? बाढ़ आती है। बैठ जाओ। एकल उपयोग प्लास्टिक से बचना क्यों आवश्यक है? यह पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। प्लास्टिक कचरे के सही प्रबंधन का तरीका कौन सा है?
कोई बताओ। पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। प्लास्टिक प्रदूषण मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? मनुष्य, पशु और पर्यावरण सभी से। मनुष्य, पशु और पर्यावरण सभी को। प्लास्टिक पर्यावरण में कितने समय तक बना रहता है? सैकड़ों वर्षों तक। प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सही है? प्लास्टिक जल्दी नष्ट होता है? नहीं। प्लास्टिक दीर्घकालीन प्रदूषण करता है। प्लास्टिक प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने का सबसे अच्छा तरीका? प्लास्टिक के उपयोग को कम करना। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना।